अगस्त 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद की परिस्थितियां हमें समझनी है और उससे लेकर के अब तक की पूरी कहानी, पूरी जर्नी में समझाने का आपको प्रयास करूंगा। तो अगस्त 1947 में एक नए भारत का स्वरूप बनता है, जो कि अपने आप में देखा जाए तो एक खंडित राष्ट्र के तौर पे था उस समय, क्योंकि भारत का विभाजन हुआ है ना। भारत का विभाजन 1947 में अंग्रेजों के द्वारा किया गया। इससे पहले भी हम एक बात करते हैं, एक कॉन्सेप्ट है अखंड भारत का। तो यदि आप भारत को देखें तो पहले कुछ हमारे भारत का स्वरूप इस तरीके से था। मैं आपको एक मानचित्र दिखाऊंगा यहाँ पे, ये आप मानचित्र देख रहे हैं। कुछ प्रारंभिक स्वरूप कुछ इस तरीके से था, ये स्वरूप था पूरे भारत का। लेकिन जब अंग्रेज भारत में आए और कालांतर में समय समय पर भारत की जो स्वरूप है उसका परिवर्तन टाइम टू टाइम पे अंग्रेज करते चले गए। और आज भी आप देखेंगे तो बहुत सारा हिस्सा अवैध तौर पे पाकिस्तान के द्वारा कब्जा किया गया है और चीन के द्वारा कब्जा किया गया है। ये पूरा क्षेत्र पहले भारत हुआ करता था। सम्राट अशोक के टाइम पीरियड पे ये स्थिति हमने प्राप्त की थी प्राचीन काल में। अफगानिस्तान भारत से अलग हुआ 1876 में। 1876 में अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया। यहाँ पे मैं सब अंग्रेजों की कूटनीतियों का ही परिणाम था। पाकिस्तान की बात करें तो 1947 में पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये दो क्षेत्र जो हैं आपके 1947, और ये क्षेत्र की बात करें तो ये 1947 में भारत से अलग हो गया। तिब्बत भी आपको पता होगा, मैकमोहन रेखा जो आपकी खींची जाती है, 1914 में तिब्बत भी भारत क्षेत्र से अंग्रेजों के द्वारा एक संधि के माध्यम से ये भी अलग हो गया। तिब्बत के अलावा यदि आप बात करेंगे नेपाल और भूटान की, ये दोनों क्षेत्र भी पहले भारत भूमि के, आज भी भूटान भारत के संरक्षण में एक गार्जियन स्टेट के तौर पे भारत ने दर्जा दे रखा है। लेकिन एटलीस्ट अब एक खुद की वो डिप्लोमेटिक, खुद की अब स्वतंत्र विदेश नीति वो स्थापित कर चुका है। तो 1904 में नेपाल और 1906 में भूटान, ये भी एक तरीके से भारत से पृथक हो जाते हैं। और यदि हम बात करें म्यांमार की तो 1937 में आपको पता होगा 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था। उसके बाद बर्मा को जो है भारत से अलग कर दिया गया था। तो 1937 में ये हिस्सा भी भारत से अलग हो जाता है। इसके बाद ये आपको पता ही है, पीओके का ये हिस्सा आज भी विवादित है, भारत का ही हिस्सा था, लेकिन इसको कश्मीर पर पाकिस्तान के द्वारा अवैध कब्जा किया गया। 1948 पे यहाँ पर आक्रमण किया गया, कबीलाई आक्रमण, और कश्मीर पूरी तरीके से भारत का ही हिस्सा था। और 1962 के युद्ध में चीन के द्वारा भी अस्काई चीन का ये क्षेत्र भारत से अलग कर दिया गया। तो जो वर्तमान भारत है जिसकी बात हम कर रहे हैं, आज़ादी के बाद जो भारत हमारा विकसित हुआ, जो स्वरूप विकसित हुआ, और आज हम लगातार, ये भारत का स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप। ठीक है, पहले ये हिस्सा थे और भारत का निर्माण करने वाले बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे प्रधानमंत्री आए, बहुत सारे राष्ट्रपति आए, जो समय के साथ साथ बहुत सारी नीतियों का निर्माण करते रहे और वर्तमान भारत को ला करके विकसित किया। तो 75 साल की यात्रा अब हम लोग क्रम से एक एक पढ़ेंगे। आज के सेशन में एक आधारभूत समझ में आपकी विकसित करने का प्रयास करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोग भारत को बहुत गहराई से जान पाएं। इस पूरे सेशन को जानने के बाद भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, उन प्रधानमंत्रियों के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं भारत की प्रगति को लेकर के, ये यदि मेरे से पूछा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है, सबसे इम्पोर्टेंट सेशन है इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस का। क्योंकि इसी के माध्यम से आपको भारत की पहले तो चुनौतियां पता चलेंगी कि क्या क्या चैलेंजेस थे, टाइम टू टाइम पे चैलेंजेस क्या रहे, और कैसे कैसे उन चैलेंजेस को ख़त्म करने के लिए हमने प्रयास किए। इन दोनों पक्षों को हम बहुत गहराई से समझ पाएंगे जब हम इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस को पढ़ेंगे। तो कौन कौन से प्रधानमंत्री और कौन कौन सी नीतियां लेकर के आए, इसको समझेंगे। हमारे यहाँ पे आप सब जानते हैं, चूंकि जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो भारत का संविधान बनाया गया, उसमें संसदीय शासन प्रणाली को रखा गया। संसदीय शासन प्रणाली में जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वो वास्तविक प्रमुख ना होकर के सिर्फ कार्यपालिका प्रमुख होता है। राष्ट्र का वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। जो सरकार के प्रमुख होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। मंत्रिमंडल प्रमुख होती है, क्योंकि मंत्रिमंडल ही सबसे बड़ी बॉडी होती है। यहाँ पे मंत्रिमंडल आपकी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी भी होती है।
तो इसलिए प्रधानमंत्री का पद यहाँ पे एक प्रमुख पद के तौर पे, मंत्रिमंडल के प्रमुख के तौर पे राष्ट्र के वास्तविक कार्यपालिका को चलाने वाले प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो अभी तक कौन कौन से प्रधानमंत्री हो चुके हैं, इसकी पूरी एक लिस्टिंग पहले मैं शुरुआत में आपको बताऊंगा कि अभी कितने प्रधानमंत्री हुए हैं, और इसके बाद एक एक प्रधानमंत्री उठाएंगे, जिसमें नेहरू का काल, चूंकि प्रारंभिक काल है तो नेहरू के काल को समझेंगे। नेहरू के बाद जो है गुलजारीलाल नंदा आते हैं, बहुत कम अवधि के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहते हैं। इसके बाद जो है आपके शास्त्री जी का काल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काल है। तो आज के सेशन में आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दूंगा कि भारत में किस समय पे क्या क्या चुनौतियां थीं, ये हम चर्चा करेंगे, और आने वाले सेशन पे एक एक चुनौतियां मैं आपको समझाऊंगा और लिखवाऊंगा। ठीक है, तो आप भारत को मेरे साथ बहुत गहराई से समझने वाले हो। एटलीस्ट आपको ये मान के चलिए कि मैं एक एक प्रधानमंत्री बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत शॉर्ट टाइम पे प्रधानमंत्री जी के बारे में पहले मैं समझाऊंगा, तत्कालीन समय पे क्या काम किए गए, क्या क्या उनके समय पे चुनौतियां रहीं, और इसके बाद फिर वही सारी चीज़ें नोट्स में लिखवा दूंगा। तो ये हमारा माध्यम रहेगा क्लास का। ठीक है, तो आने वाले समय पे आप एक एक प्रधानमंत्री मेरे साथ पढ़ने वाले हैं, और उनके समय के जितने भी चैलेंजेस हैं वो पढ़ने वाले हैं, वर्तमान तक लेकर के आएंगे। हाँ, देखो जो भी काम किए गए उस दौरान, उन सब कामों को तो मैं आपको लिस्ट कराऊंगा ही कराऊंगा। किस प्रधानमंत्री ने भारत के लिए क्या काम किया, कैसी नीतियां बनाई, और उन नीतियों का प्रभाव क्या रहा, ये तो चर्चा होगी ही होगी। लेकिन अब चुनौती की बात करें कि यदि हम शुरुआती दौरान की बात करें, पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे देश को विरासत में क्या मिला। जब अंग्रेज भारत में रहे तो विरासत में क्या दे करके गए, क्या विरासत में कुछ मिला? 1947 में जब देश आजाद हो रहा था तो क्या विरासत में कुछ मिला भी हमें? ये सब कुछ हमको लूट के ही ले गए, कुछ दे के भी गए क्या? बताइए, कुछ आपको समझ में आ रहा हो? क्या अंग्रेजों ने भारत को कुछ दिया भी? क्या दिया? अंग्रेजी शिक्षा दिया नहीं, वो तो एक शोषण का प्रतीक है अंग्रेजी शिक्षा, समझ रहे हैं? कोई भी राष्ट्र अपनी पहचान के बिना जिंदा नहीं रह सकता है, हमें अपनी पहचान विकसित करनी होगी। भाषा भी हमारी सबसे बड़ी पहचान होती है। तो यदि आज अंग्रेजी एक पहचान के तौर पे आप देखें तो ये हमारा दुर्भाग्य है। अंग्रेजी एक पहचान न होकर शोषण का प्रतीक रही है, क्योंकि उनकी मानसिकता ऐसी नहीं थी। उनकी मानसिकता सिर्फ ये थी कि राष्ट्र में कुछ ऐसे चंद लोगों को विकसित करना है, एक ऐसा वर्ग विकसित करना जो देखने में भारतीय लगे, जो शोषण की गति को तीव्र कर दे। तो मैकाले शिक्षा पद्धति जो आई वो देश में शोषण का प्रतीक रही। आप चीन को देखिए, आज भी मंदारिन को ही प्रमोट किया जाता है। जापान में जापानीज बोली जाएगी, स्पेन में स्पेनिश बोली जाएगी, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाएगी। भारत ही क्यों, हिंदी तो संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा होनी चाहिए, इंटरनेशनल लैंग्वेज बननी चाहिए। इतनी बड़ी संख्या आबादी में बोलने वाले लोग हैं, तो हिंदी अंग्रेजी दे जाना उनका कोई भी प्रमोशन नहीं है। यदि हम उनको हिंदी सिखा पाते तो ये हमारी उपलब्धि होती। क्या दिया उन्होंने हमें? राष्ट्रीय आंदोलन सबसे बड़ी विरासत के तौर पे हमें मिला। राष्ट्रीय आंदोलन ने हमें जन समूह की शक्ति से विश्वास दिला दिया कि जनता में, समूह में शक्ति होती है। अहिंसा और गैर आक्रामकता का सिद्धांत सिखा के चले गए। जो महात्मा गांधी के द्वारा इस पूरे आंदोलन को लीड किया गया, उससे हमें पता चला कि अहिंसात्मक माध्यम से बड़े से बड़ी लड़ाई को जीता जा सकता है। जब दुनिया प्रथम विश्व युद्ध लड़ रही थी, द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रही थी, तब भारत में अहिंसात्मक आंदोलन चल रहे थे, और अहिंसा के दम पे पूरा देश आजाद हो। कोई भी रक्तपात वाली क्रांति इस देश में नहीं हुई है। तो क्या दे के गए? जन समूह की शक्ति दे करके गए, एक भरोसा दे करके गए हमें कि यदि मिल करके लड़ा जाए तो निश्चित तौर पे हर समस्या से समाधान किया जा सकता है। और आज वही कर रहे हैं। आज 121 करोड़ देशवासी एक साथ खड़े हैं। अहिंसा और गैर आक्रामकता का सिद्धांत हमें देकर के गए। सामाजिक नागरिक स्वतंत्रता और लोकतंत्रात्मक आदर्श हमको देकर के गए। ये आदर्श आए कैसे? क्योंकि ये सब हमारे खिलाफ खड़े थे। ये हमें कोई भी फंडामेंटल राइट उन्होंने नहीं दिया, तो इनको हमने विकसित किया खुद। असहमति का अधिकार देके गए, ये भी हमें राष्ट्रीय आंदोलन से मिला। असहमति का अधिकार, सविनय अवज्ञा क्या है? असहमति का अधिकार। अल्पसंख्यक विचारों का स्थान दे करके गए कि समाज के जो ऐसे वर्ग हैं जिनकी संख्या कम है, उनके लिए क्या करना चाहिए। ये सब राष्ट्रीय आंदोलन से उपजा। ये एक विरासत के तौर पे है। समानता और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता देके गए। आपका जो संविधान बना है
उसमें जो जो बिंदु देके गए हैं, ये यदि राष्ट्रीय आंदोलन नहीं होता तो शायद ये बिंदु नहीं मिलते। धर्मनिरपेक्षता में आस्था देकर के गए, एक संयुक्त भारत का स्वप्न देकर के गए। भारत यदि विखंडित नहीं करके जाते तो कैसे हम उसको एक बनाते? एक संयुक्त भारत का स्वप्न देकर के अंग्रेज गए हमें। अंतरराष्ट्रीयता और स्वतंत्र विदेश नीति की विचारधारा पनपी हमारे अंदर। अंतरराष्ट्रीयतावाद, हम केवल भारत की समस्याओं भर से अपना सरोकार नहीं रखते, हम विश्व की सभी समस्याओं से सरोकार रखते हैं। राजनीति और राजनीतिक व्यवहार के उच्च मापदंड विकसित किए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन ने। उस समय के जो लीडर थे, नेता थे, किस तरीके से उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, ये राजनीतिक मानदंड विकसित हुए और समय के साथ बदलने की क्षमता, परिवर्तनशीलता, ये सब कुछ आंदोलन में हमें मिला। आपने गांधी की नीतियों को देखा होगा, संघर्ष विराम संघर्ष की नीति है ना। तो भारत को बहुत कुछ विरासत में मिला, जिस विरासत की एवज में मात्र 75 वर्षों में, जहां पे शिक्षा की स्थिति इतनी बुरी थी, आज कहां आके खड़े हो गए। जहां पे एक सुई नहीं बनती थी, आज जहाज बना के बेच रहे हैं। एक आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न आंखों में है, मेक इन इंडिया का स्वप्न आंखों में है। आज हर एक क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल्स में विश्व में हम लीड कर रहे हैं। विश्व की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का स्वप्न देख रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत का सपना देख रहे हैं। सब क्या है? इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, इतनी बड़ी आबादी को लीड कर रहे हैं। और मानवता, जब बात मानवता की आती है तो चाहे यमन संकट हो, चाहे नमामि गंगे परियोजना हो, वंदे भारत परियोजना हो, इन सब में भारत विश्व के सभी देशों के साथ आके खड़ा हो जाता है। कोविड-19 में भारत का मानवीय चेहरा दुनिया ने देखा। विश्व संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भारत का मानवीय चेहरा दुनिया देखती है। तो मतलब विश्व अंतरराष्ट्रीयतावाद जो हमारी उसमें भरी हुई है। तो ब्रिटिश राज ने विरासत में कुछ नहीं दिया, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन जो उसके विरोध में खड़ा हुआ, उसने हमको विरासत में दिया। यदि ब्रिटिश राज की कहें भी कि क्या दे गए, तो हां, कानून का शासन था। वो कानून का शासन शोषणकारी जरूर था, लेकिन कानून का शासन था। वो अंग्रेजों की देन है। लिखित विधियों के द्वारा शासन करना उन्होंने सिखाया हमें। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात कही, आज हमारा संविधान का बहुत सारा हिस्सा वहां से प्रेरित है। तो कुछ चीजें हैं, रूढ़िवाद को त्यागने की विचार को समाप्त किया, एक आधुनिकता का विचार फूट आया वहां से। अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे बहुत सारी रूढ़ियां हैं जो तोड़ी गई, लेकिन सांप्रदायिकता का जहर भी दिया उन्होंने, एक ऐसा जहर जो अभी तक उसका पूरा प्रभाव खत्म नहीं हुआ है। अभी भी वो जहर जो है धीरे धीरे समाज को खोखला करता जा रहा है, समाप्त करता जा रहा है। तो अंग्रेजों ने इस देश को जब आए थे, तो देश जब आने के टाइम पीरियड पे औरंगजेब की मृत्यु के बाद देश धीरे धीरे विखंडित हुआ। फिर कई सारे लोग आए जिन्होंने फिर एकजुट किया इसको, चाहे वो मराठे रहे हों, चाहे वो दक्षिण भारत के कई सारे शासक रहे हों। लेकिन जब अंग्रेज भारत गए यहां से छोड़ करके, तो फिर इसको उतने ही टुकड़ों में बांट के चले गए और इसको तोड़ दिया इन्होंने, ताकि ये भारत में एक देश ना बने बल्कि हजारों देश बन जाए यहां पे। उस मानसिकता से अंग्रेज यहां से गए थे। तो आज के सेशन में मैं आपको थोड़ा सा चैलेंजेस बताऊंगा कि किन चैलेंजेस से, किन प्रारंभिक चैलेंजेस से हम उबरे हैं। शुरुआती दौरान पे क्या समस्याएं थी भारत के सामने, एक नवजात भारत कैसा था, उस नवजात भारत को कैसे आज जो है हम यहां ला करके खड़ा कर गए। ठीक है, इसको जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम भारत को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो आजादी के बाद के भारत के जो नियंता थे, जिन्होंने नीति निर्माण किया, एक बार मैं थोड़ा सा आपको उनकी लिस्ट बताना चाहूंगा और मैं चाहता हूं यह लिस्ट आपके जुबान में होनी चाहिए। कम से कम भारत के सभी प्रधानमंत्री और सभी राष्ट्रपति आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आज के सेशन में मैं आपको ये लिस्ट बता रहा हूं, आपका काम होना चाहिए कि सारे आप रट लें। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी में दे रहा हूं, सभी को ये रटने। तो सबसे पहले जो भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, पंडित नेहरू बनते हैं। ठीक है, शुरुआती दौरान पे आपको पता है कि पहले आंतरिक अंतरिम सरकार बनती है, एक मंत्रिमंडल बनाया जाता है, उसके उपाध्यक्ष रहते हैं पंडित नेहरू। पहले उसके अध्यक्ष जो रहते हैं, उसके अध्यक्ष आपके वायसराय जो उस समय थे तत्कालीन लॉर्ड माउंटबेटन रहते हैं। वो शुरुआती दौरान, जब अंतरिम सरकार 1946 में बनी थी, 1946 में,
लेकिन 15 अगस्त 1947 से 15 अप्रैल 1952 तक भारत का पहला मंत्रिमंडल बनता है, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, जिसके अध्यक्ष नेहरू थे, पंडित नेहरू थे। ठीक है, जिसके प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे। तो शुरुआत पंडित नेहरू से होती है 15 अगस्त 1947 से लेकर के 27 मई 1964 तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले चुनाव 1952 में हुए थे। पहले एक आम सहमति से, सर्वसम्मति से इनको चुना गया, फिर 2 पंचवर्षीय 3 पंचवर्षीय नेहरू रहे। ठीक है, और इसके बाद इनका निधन हो जाता है। इसके बाद आते हैं गुलजारी लाल नंदा। ये कार्यवाहक थे, 2 बार कार्यवाहक बने हैं। शास्त्री जी के निधन के बाद भी कार्यवाहक बने हैं और नेहरू जी के निधन के बाद भी कार्यवाहक बने हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि पंडित नेहरू के बाद कौन है प्रधानमंत्री, तो वो गुलजारी लाल नंदा है। अवधि बहुत कम है, 27 मई 1964 को बने थे। इसके बाद 9 जून 1964 को फिर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री चुन लिया गया। ठीक है, हम इन सब मुद्दों पे चर्चा जरूर करेंगे कि जब पंडित नेहरू खत्म हुए उस समय के कामराजन थे, वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और किस तरीके से शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाने को लेकर के एक पूरी बहस चली और किस तरीके की पॉलिटिक्स वहां पर उभर के सामने आई, फिर कैसे शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, है ना। तो ये सब चीजों को जब मैं पढ़ाऊंगा, टॉपिक पे आऊंगा, तब आपको पढ़ाऊंगा, वहां पे टॉपिक आएगा। तो लाल बहादुर शास्त्री आपके 1964 से लेकर 1966 तक रहे। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री। फिर आपको पता है कि ताशकंद समझौता और शास्त्री जी की आकस्मिक मृत्यु, वहां पर निधन हो जाता है। फिर इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी 2 बार, मतलब पंचवर्षीय की बात करें तो 1966 में पहले बन जाती हैं शास्त्री जी के बाद। फिर इसके बाद लगातार इमरजेंसी और आपको पता है कि आपातकाल की स्थिति 1977 तक रहती हैं। इसके बाद 1980 में पुनः जीतती हैं। 84 में एक आकस्मिक जो है घटना होती है, उस दुर्घटना में जो है हत्या हो जाती है इंदिरा गांधी की। तो 1984 में इंदिरा गांधी जी की भी मृत्यु हो जाती है। इसी बीच में जब 1966 से लेकर 1977 में आपातकाल लगा था 1975 में, तो मोरारजी देसाई की सरकार 1977 से बनती है, 24 मार्च 1977 से लेकर के जुलाई 1989 तक। ठीक है, इसके बाद कुछ समय अवधि के लिए चरण सिंह की सरकार बनती है, 89 से लेकर के 80 तक। मात्र 6 महीने के आसपास सरकार रही। ये जो है संसद भी नहीं पहुंच पाए, 6 मंथ के अंदर अंदर ये सरकार गिर जाती है। इसके बाद जो है आपको पता है कि इंदिरा गांधी की सरकार 1980 में पुनः आती है, और इंदिरा गांधी की हत्या हो जाने के बाद उनके बेटे राजीव गांधी 1984, 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 को राजीव गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं। इसके बाद बीपी सिंह बनते हैं आपके। बीपी सिंह 2 दिसंबर 1989 से 1990 तक, 10 नवंबर 1990 तक। इसके बाद जो है चंद्रशेखर बनते हैं। ये गठबंधन राजनीति का दौर चालू होता है ना, और इसके बारे में भी एक बार चर्चा करेंगे हम। 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव बनते हैं, 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी आपके पहला अटेम्प्ट होता है, वो 1996 से लेकर के 96, मतलब पहले तो मात्र 13 दिन की सरकार रही है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका 1998 में बनते हैं। ठीक है, कुछ ही दिनों की सरकार ये रही। इसके बाद जो है 5 वर्ष के लिए मौका मिलता है 2004 में। ठीक है, 2004 में अगेन 2004 तक रहते हैं। और इसी बीच में 1996 में ही जब पहला कार्यकाल रहता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, तो एचडी देवगौड़ा 1996 से लेकर के अप्रैल 1997 तक रहते हैं। और आईके गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल भी है, ये 1997 से लेकर 1998 तक। ठीक है, इसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी पुनः आ जाते हैं। फिर इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2014 तक, 2 कार्यकाल यूपीए 1, यूपीए 2। और अभी जो वर्तमान में रिसेंट में है वो नरेंद्र मोदी जी हैं, 2014 से लेकर के 2019 तक पहला कार्यकाल, और 2019 से लेकर के अभी तक 30 मई 2019 से लेकर के अभी तक ये भारत के 17वें प्रधानमंत्री हैं, व्यक्तित्व के आधार पे 17वें प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रधानमंत्री की लिस्ट है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसे रट जरूर लेंगे, डेट, कार्यकाल, समय अवधि के साथ। ठीक है, बाकी मैं क्लास में तो करवाऊंगा ही। अब देखिए, ये प्रधानमंत्री के साथ साथ राष्ट्रपति की लिस्ट है कि भारत में राष्ट्रपति अभी 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं, द्रौपदी मुर्मू जी लेटेस्ट में। बाकी इससे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बनाए गए। कब बनाए गए? 26 जनवरी 1950 से जो है ये भारत के राष्ट्रपति बने थे। 24 जनवरी को इनको जो है चुना गया था सर्वसम्मति से, एक तरीके से संविधान सभा थी उस समय, क्योंकि
संविधान लागू होना था 26 जनवरी 1950 में और देश गणतंत्र बन जाता। तो गणतंत्र का मुखिया चुना हुआ होना चाहिए, तो इनडायरेक्टली जो है इनको संविधान सभा के द्वारा चुना गया था। राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। इसके बाद जो है 1950 से लेकर 1962 तक रहते हैं। इसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन आते हैं 1962 से लेकर के 1967 तक, ठीक है। इसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना, कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। इसके बाद ये टेम्परेरी हैं, कार्यवाहक हैं आपके बीबी गिरी साहब 3 मई 1969 से लेकर के 20 जुलाई 1969। इसके बाद ये चुनाव लड़ते हैं राष्ट्रपति का, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो उस समय भारत के वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, है ना, चूंकि ये उपराष्ट्रपति थे उस समय, बीबी गिरी साहब राष्ट्रपति के पद पे आ गए। जब जाकिर हुसैन साहब खत्म हुए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन गए और इनका पद खाली हो गया उपराष्ट्रपति का, तो उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया। इसके बाद इन्होंने त्यागपत्र दे दिया राष्ट्रपति के पद से, चूंकि ये चुनाव लड़ रहे थे, तो एटलीस्ट वहां पर भारत के जो वरिष्ठतम, भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो आ जाते हैं। यदि राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी आए 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। इसके बाद बीबी गिरी साहब चुनाव जीत करके वापस लौटते हैं 24 अगस्त 1969 से लेकर के 1964 तक जो है वो 1974 तक रहते हैं। इसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद, है ना, आपातकाल इन्हीं के समय लगा था 24 अगस्त 1974 से लेकर के 1977 कार्यकाल के दौरान इनकी भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति आते हैं आपके बीडी जत्ती साहब, और ये 11 फरवरी 1977 से लेकर के 25 जुलाई 1977 तक रहते हैं कार्यवाहक। इसके बाद नीलम संजीव रेड्डी साहब आते हैं 25 जुलाई 1997 से लेकर के 25 जुलाई 1982 तक, ठीक है, पूरा कंप्लीट कार्यकाल। इसके बाद ज्ञानी जैल सिंह जी आते हैं 25 जुलाई 1982 से लेकर के 25 जुलाई 1987 तक। इसके बाद आपके वेंकट रमन आते हैं, रामास्वामी वेंकट रमन 1987 से लेकर 1992 तक। इसके बाद आपके शंकर दयाल शर्मा आते हैं 1992 से लेकर 1997 तक। इसके बाद आपके KR नारायण आते हैं 1997 से लेकर 2002 तक, 5 वर्ष का कार्यकाल। इसके बाद APJ अब्दुल कलाम आते हैं 2002 से लेकर के 2007 तक। और इसके बाद आपकी प्रतिभा देवी पाटिल आती हैं, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति 2007 से लेकर 2012 तक। और इसके बाद आपके डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी आते हैं 2012 से लेकर 2017 तक। और 14वें नंबर पे थे आपके श्री रामनाथ कोविंद जी 2017 से लेकर 2022 तक इनका कार्यकाल था। और करंट में है 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 25 जुलाई 2022 से लेकर के अभी ये चलेगा टर्म साहब का, ठीक है। तो एटलीस्ट ये आपका जो है लिस्ट है, दोनों लिस्ट आपको रटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास होगी मैं याद पूछूंगा, सारे प्रधानमंत्री, सारे राष्ट्रपति आपको ये याद होने चाहिए, ठीक है ना, सबको ये याद रखने हैं। तो ये नीति नियंता थे भारत के, जिन्होंने भारत का निर्माण किया। इन नीति नियंताओं को हम लोग एक एक करके अब इनके बारे में कि क्या मनोदशा रही, क्या परिस्थिति रही, पहले इसको मैं समझाऊंगा। चूंकि ये बेसिक क्लास है तो पहले आप केवल समझो, इसके बाद आने वाली क्लासेस में फिर मैं डिटेल से एक एक करके आपको लिखवा भी दूंगा और आपको समझा भी दूंगा, ठीक है। तो चूंकि देश जब आज़ाद हुआ आपका, कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। तत्कालीन परिस्थितियां बहुत सारी थी। मैं चुनौतियों की बात करूं तो सबसे बड़ी चुनौती क्या थी उस समय? सबसे पहली चुनौती थी विभाजन। और विभाजन आप लोगों को अभी बैठ करके बहुत आसान लग रहा होगा, अभी आप ज़्यादा नहीं करो, बहुत दूर मत जाइए, आप अपने घर का विभाजन कभी देखिएगा, उसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि विभाजन कितनी बुरी चीज़ है। यहाँ तो धर्म के आधार पे एक राष्ट्र का सृजन हो रहा था पाकिस्तान का, और उसके कारण, उसके परिणाम स्वरूप जो स्थिति बनी थी, विभाजन के कारण से लाखों की संख्या में लोग यहाँ से पाकिस्तान गए और वहाँ से लाखों की संख्या में लोग भारत आए। अब चूंकि भारत का विभाजन धर्म के आधार पे नहीं हुआ है, पहली बात दिमाग में आपको हमेशा याद रखनी है, धर्म के आधार पे बटा है कौन सा देश? पाकिस्तान। भारत एक सेकुलर स्टेट है, और जो लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, यहां पे शरणार्थी थे, उनको सबसे पहले शरणार्थी पुनर्वास की समस्या थी। आप समझिए, आजादी का पर्व आज हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं और हमें मनाना भी चाहिए, लेकिन आपको एक तरफ यह भी याद रखना है कि उस समय कितने लाखों करोड़ों लोग बेघर हो गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने बड़े स्तर का रक्तपात हुआ, पूरे देश भर में दंगे चल रहे थे।
हम कुछ लोगों के लिए जश्न की बात थी, लेकिन कुछ लोगों का सब कुछ लूट गया देश के विभाजन के साथ ही। बहुत सारी मूवियां बनी आज के टाइम पीरियड पे। अब उसके पीछे किसकी रणनीति है, किसकी कूटनीति है? अंग्रेज तो थे ही, और एक सांप्रदायिकता का जहर भी था, और उस सांप्रदायिकता के जहर ने सब कुछ छीन लिया। तो सबसे बड़ी समस्या थी विभाजन, और विभाजन ही नहीं थी बल्कि सीमा को रेडक्लिफ लगे हुए थे दूसरी तरफ, है ना। मैंने आपको बताया कि रेडक्लिफ ने किया क्या है। जितनी भी पुलिस चौकियां थी, एक पुलिस चौकी से दूसरी पुलिस चौकी से तीसरी पुलिस चौकी, ऐसे मिलाते चले गए। मैप में कोई धरातली स्तर पे ये लाइन नहीं खींची गई है, सब मानचित्रण हुआ है। धरातली स्तर पर जो काम भी हुआ तो आधे पता चला गांव के बीच से चली गई, खेतों के बीच से चली गई, है ना। बेरूबारी केस हुआ था ना आपका, बेरूबारी वाद, उसमें क्या हुआ था? अब तो बेरूबारी दे दिया गया, तब पाकिस्तान हुआ करता था, बांग्लादेश तो 1971 में बना वो क्षेत्र। बहुत सारी चीजें थी, संविधान में भी काफी सारी, बेरूबारी केस फिर सुप्रीम कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना का प्रश्न निकल के आया। नेहरू नून समझौता को स्थापित करना था, वो मैं बताऊंगा आपको, जब मैं आऊंगा तो वो पूरा टॉपिक आपको वहां पे कवर करूंगा, बेरूबारी केस। तो कहने का मतलब ये है कि विभाजन एक बड़ा समस्या, गांधी लगातार लगे हुए थे कि विभाजन ना हो, लेकिन विभाजन हुआ। फिर विभाजन के साथ साथ सीमा का निर्धारण करना, सीमा का निर्धारण के साथ साथ जो लोग विस्थापन होकर के भारत आ रहे हैं उनको पुनर्वासित करना, और जो भारत में रह जा रहे हैं, क्योंकि यहां पे बड़ी मुस्लिम आबादी भारत में रही, उनको सुरक्षित बना के रखना। एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू, बड़ा इशू था तत्कालीन समय में, ठीक है। अब जो भारत, अब सोचिए उस समय के नीति नियंता, कई बार हम कंपेयर कर देते हैं कि नेहरू के टाइम पीरियड पे ये हो गया वो हो गया। उस समय भारत का जन्म हुआ था, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो आया था उसमें 3 क्लॉज थे कि एक राष्ट्र भारत बनेगा, दूसरा पाकिस्तान बनेगा, तीसरा राष्ट्र चाहे तो भारत में मिल जाए, चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाए, या तो स्वतंत्र अस्तित्व बना के रखें। तो बहुतों को लगा कि शायद हम भी अकेले, और कूटनीति चलती है, जब 2 ऑप्शन होते हैं तो कूटनीति बड़े स्तर की चलती है। जिन्ना भी प्रयास करते रहे, यहां पटेल ने भी प्रयास किया, और उस प्रयास का परिणाम है आज का भारत। ऐसे नहीं उन्हें लौह पुरुष का दर्जा दिया गया है, नहीं तो पता चलता कि यहां से बिहार जाने पे वीजा लेना पड़ता, और फिर वीजा मिलता भी नहीं। समझ रहे, ये कंडीशंस क्रिएट करके अंग्रेज गए थे, पूरे भारत को तोड़ के गए थे। आधा भारत इधर, आधा भारत उधर, कुछ यहाँ के राज्य, कुछ वहां के राज्य। और आज वो नासूर, आपको पता होगा, कश्मीर मुद्दा आज भी है, आज भी वो विवाद का विषय। कितने लोग शहीद हो गए कश्मीर मुद्दे को लेकर के, कितने सेना के जवान शहीद हो गए, कितने वहां के सिविलियंस शहीद हो गए आजादी के 75 साल बाद। तो ये कितना बड़ा दंश था जो कुछ सुलझा और कुछ नहीं सुलझा। हम नेहरू को बोलते तो हैं, लेकिन यहां पे अंग्रेजों की भी गलती है, उनको भी कोसना चाहिए। क्योंकि आपको शायद पता ना हो, लॉर्ड माउंटबेटन पाकिस्तान को देना चाहते थे कश्मीर। जब कश्मीर की बात आएगी तो मैं आपको डिस्कस करूंगा इस सारे मैटर जितने भी हैं। शेख अब्दुल्ला का क्या स्टैंड था, लॉर्ड माउंटबेटन का क्या स्टैंड था, पंडित नेहरू का क्या स्टैंड था, सरदार पटेल का क्या स्टैंड था। हमें जितना हम अपने राष्ट्र के नियंताओं को कोसते हैं, उससे ज्यादा अंग्रेज थे उस दौरान। तो तत्कालीन समय में 3-4 समस्याएं थी। पहला तो विभाजन, दूसरा सीमा का निर्धारण करना, तीसरा जो वहां से आ रहे हैं प्रतिस्थापित होकर के उनको वहां शरणार्थी समस्या का समाधान करना, जो भारत में रह रहे हैं उनका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, सांप्रदायिकता के माहौल को खत्म करना। ये नवजात भारत की कहानी, जब भारत बिल्कुल अपने आरंभिक समय में था, ये स्थिति थी, ठीक है। अब रेड क्लिफ लाइन बनती है, आनन फानन में कुछ ही दिनों में रेड क्लिफ लाइन खींच दी जाती है, उसके पीछे की अलग कहानी है। और वो सीमा आपको पता है कि कितनी विवादित वो भी है, आज भी उसका पूरी तरीके से वो है नहीं। जब जल्दबाजी में काम किए जाते हैं तो ऐसे ही होते हैं। इसके बाद जो है विभाजन के परिणाम जो निकले, उनमें से देखा जाए तो नकारात्मक ज़्यादा थे, और उन्हीं के परिणाम स्वरूप आज देश के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। आंतरिक सुरक्षा की जो समस्याएं हैं, चाहे वो धार्मिक कट्टरवाद की समस्या हो, चाहे संप्रदायवाद की समस्या हो, उन सब का जन्म कहां से हुआ? इस विभाजन से। ऐसा अविश्वास पैदा हो गया कि वो अविश्वास की पाटे को भरने में भी बहुत टाइम लगेगा। अब एक जो सबसे बड़ा चैलेंज था
वो था रियासतों का एकीकरण करना तत्कालीन समय में। कुछ ने अपना झंडा बुलंद कर रखा था कि हम तो उनमें से, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे जूनागढ़ हो, चाहे हैदराबाद हो, मणिपुर हो, कुछ अन्य राज्यों में भी बहुत मैटर क्रिएट हुआ, चाहे वो बीकानेर हो या ये पूरा जोधपुर बीकानेर संभाग जितना भी है आपका, यहाँ के भी राजा जैसलमेर, जोधपुर, यहाँ के राजा भी पाकिस्तान के साथ संपर्क कर रहे थे। नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों में भी बहुत सारे स्वतंत्र अस्तित्व बना के रखना चाहते थे। और उसी दौरान आपको पता होगा भारत में अंग्रेज भर नहीं थे, फ्रांसीसी भी थे, पुर्तगाली भी थे। फ्रांसीसी और पुर्तगालियों की बस्तियां भी थीं। उन बस्तियों के सेटलमेंट को लेकर के भी भारत को डील करनी थी, नेगोशिएशन करना था। अपने सर में जिंदगी भर बैठा के नहीं रखना था इनको। अब भारत की विविधता, उस दौरान विविधता भी थी, भारत में जनजातियां भी थी। जनजातियों के साथ साथ भारत का संविधान भी बन रहा था एक तरफ। सोचिए एक साथ कितने काम हो रहे हैं। किसी देश के पास उसकी मूल प्रति अभी नहीं थी, वो तो डेवलपिंग फेज में थी। तो भारत का संविधान भी बन रहा था, उसको लेकर के भी ड्राफ्टिंग। सोचिए लीडर कितने मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में काम कर रहे थे। एक तरफ देश को जोड़ने का काम, एक तरफ देश की नीतियों का निर्माण करने का काम। सोचो जो संविधान बना के चले गए वही तो है अभी। दूसरा, देश के अंदर शिक्षा, भूख में मर रहे हैं लोग, स्वास्थ्य की समस्या है, कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उन समस्याओं से लड़ना भी। तो ये सब समकालीन उस समय की समस्या थी। और आपको पता होगा एक समस्या और निकल के आई बहुत बड़ी, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन। यह साधारण मुद्दा नहीं था, नहीं था। भारत के ही पूरे राज्य संविधान आधारित व्यवस्था को चैलेंज कर दिया। बड़े स्तर पे आंदोलन चलने लगे, हिंसक आंदोलन चलने लगे और भारत का विभाजन, 7वां संविधान संशोधन, आपको पता होगा, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ उसके बाद। तो ये सारी समस्याएं हैं। तो शरणार्थियों की समस्या, जब शरणार्थी, भारत का विभाजन, शरणार्थी की समस्या, रियासतों का एकीकरण, भाषाई विविधता का सामना, जनजातीय एकीकरण की समस्या, इसके बाद लोकतांत्रिक राजनीति की स्थापना करना जिसमें संविधान का निर्माण करना, मौलिक अधिकारों और नीति हिंसक तत्वों को प्रवेश करना, संसदीय शासन प्रणाली विकसित करना, एक निर्वाचन प्रणाली विकसित करना, संघवाद का कॉन्सेप्ट विकसित करना, धर्मनिरपेक्षता को साकार रूप में लाना, ये सारे पक्ष बहुत बड़े मुद्दे हैं उस समय के लिए, तत्कालीन समय के लिए। आज तो बना बनाया भारत मिला है ना उनको, हम बने बनाए भारत में हैं। बनाया ही क्या है हम लोगों ने, अभी हमारा योगदान ही कितना है। इसके बाद भाषाई समस्या के बाद लोकतांत्रिक संस्थानों को स्थापित करना। उस समय ऐसे नहीं थी, संविधान ने बता दिया कि ये संस्था होनी चाहिए, ये संस्था होनी चाहिए, ये संस्था होनी चाहिए। सीमा संरक्षण, सीमा प्रबंधन के लिए संस्थाओं को स्थापित करना, एक सशक्त फोर्स को डेवलप करना। भारत के पास सेना नहीं थी और उसी का परिणाम हुआ कि 1962 में हम अपने बड़े क्षेत्र को गंवा बैठे चीन के साथ। लोक प्रशासन की स्थापना करना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना करना, तत्कालीन समय में जो भी संविधान बनाया गया उसको सब तक पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूट करना, यह भी एक प्रॉब्लम थी। ये बड़े चैलेंज थे। एजुकेशन का स्तर ऐसा नहीं था। शासन का विकेंद्रीकरण करना, पंचायती राज व्यवस्था, एक स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण करना कि कैसे भारत अपनी विदेश नीति को लेकर के चलेगा, चाहे वो पंचशील हो, चाहे गुट निरपेक्षता हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ की सदस्यता की बात रही हो, उन सबको एक साथ लेकर के चलना। ये सब साधारण चीजें नहीं है किसी भी देश के लिए। सामाजिक आर्थिक विकास की तरफ प्रयास करना, औद्योगिक विकास के लिए नीतियां बनाना और औद्योगिक विकास को समाजवादी मॉडल पे विकसित करना, कृषि का विकास करना, भूमि विकास करना, भूमि सुधार करना, जमींदारी, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी व्यवस्था को खत्म करके भूमि सुधार करना, ग्रामीण विकास की दिशा में काम करना, संस्थागत सुधार करना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास करना, ये सब असाधारण प्रगति के कारण थे। और कश्मीर का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा था ही उस समय, वो तो पैदा हो ही गया था। युद्ध की कंडीशन में हम आजादी के तुरंत बाद पहुंच गए। तो ये अपने आप में इतना आसान नहीं होता किसी देश के लिए। जब नवजात होता है, जब पैदा ही होता है देश, जब पता ही नहीं होता क्या चल रहा है,
और लोकतांत्रिक प्रणाली को यदि विकसित रखना है तो एक सशक्त विपक्ष भी होना चाहिए। उस समय तो एक ही पार्टी हुआ करती थी, कांग्रेस। विपक्षी पार्टी में एक सोशलिस्ट पार्टी थी, एक भारतीय जनसंघ था जिसको बोलते थे बीजेएस, अभी यही आपका बीजेपी के तौर पे है। इसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी, कुछ स्वतंत्र पार्टियां भी उस समय देखने को मिलती थी। तो पॉलिटिकल पार्टीज थी तो, लेकिन प्रभाव केवल एक ही संस्था का था, कांग्रेस का। वही लीड कर रही थी और लंबे समय तक उसने लीड भी किया। तो इस तरीके से भारत की आरंभिक चुनौतियों के तौर पे आप इन्हें देख सकते हैं, ये प्रॉब्लम्स थी। सॉल्यूशन में बहुत सारे काम किए गए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू किया गया, गुट निरपेक्ष लेकर के आया गया, पंचशील लेकर के आया गया, बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई पंचायती राज व्यवस्था को लेकर। भारत के जो है एक तरीके से होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में परमाणु शक्ति के लिए जो है कार्य किया गया। ऐसे कई सारे कार्य प्रारंभ किए गए। नवजात, आप सुन दूसरा रहे, सुने, केवल पढ़ाई पे ध्यान रखिए जो आपको बताया जा रहा है, ठीक है ना। इसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, कैपिटलिस्ट वर्सेस सोशलिस्ट इकोनॉमी, दोनों को साथ लेकर के चलना। विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था एक अनोखी अर्थव्यवस्था के तौर पे, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिश्रित अर्थव्यवस्था अपने आप में एक अनोखा प्रयोग था इस देश में, कि समाजवादी उद्देश्यों को लेकर के कैपिटलिस्ट को साथ में लेकर के चलना, पूंजीवाद को साथ में लेकर चलना। और आज उसका उन्नत स्वरूप हम देखते हैं। एक नियोजन, पंचवर्षीय योजनाओं को विकसित करना, भारत को लक्ष्य विकसित करना। कई सारी पंचवर्षीय योजनाएं आई, आपको पता है, पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया, योजना आयोग उसी समय बनी। यह तत्कालीन समस्या थी। तत्कालीन समस्या, लोग भूख से मर रहे थे, खाद्यान्न असुरक्षा थी, विदेशों से खाद्यान्न आयात करना पड़ता था, पैसा था नहीं। आप खुद सोचिए, आपके घर में पैसा नहीं है और घर में बच्चे भूखे मर रहे हैं, ऐसी कंडीशन से भी ये देश गुजरा है। फिर जाके हरित क्रांति का उद्देश्य आया, लेकिन जब हरित क्रांति का उद्देश्य आया तब तक देश में कई हमले हो चुके थे। चाहे वो चीन के साथ युद्ध की बात रही, तो सीमा प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण बन गया कि पहले हमें सीमाओं में सेनाओं को विकसित कर, तब जाके सशस्त्र बलों की नियुक्ति हुई, आईटीबीपी बनाया गया, बीएसएफ बनाया गया, सेना को भी स्टैब्लिश किया गया। अब सेना को भी स्टैब्लिश करना है तो उसके लिए भी पैसा, हर जगह पे पैसा चाहिए, पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए, तब होगा। या फिर आपके पास प्रौद्योगिकी और साइंस बहुत आपका उन्नत दिशा में हो, तब बेहतर होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि तत्कालीन समय में जब भारत का आरंभ हुआ 1947 के बाद, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी। और यह प्रॉब्लम अपने आप में एक दिन में समाधान नहीं होता, 70 साल में भी समाधान नहीं हो पाया। कारण भी बहुत सारे थे, क्योंकि उस मशीनरी को चलाने वाले लोग भी कुछ ऐसे आए कालांतर में जिनका उद्देश्य राष्ट्रहित की जगह पे व्यक्तिगत हित हो गया, घोटालों पे घोटाले होने लग गए। और आज उसका परिणाम ये, एक प्रधानमंत्री जी के द्वारा बोला भी गया था कि ऊपर से 1 रुपया भेजा जाता है तो नीचे जाकर के 25 पैसा ही पहुंचता है, बाकी सारा सिस्टम खा जाता है। तो ये कंडीशंस हो गई, इसको बोलते हैं दीमक लग जाना सिस्टम पे, जो धीरे धीरे सिस्टम को पूरा खोखला करने लग गया। तो बहुत सारे प्रयास किए गए, भूमि सुधार को लेकर हदबंदी, चकबंदी, जोतों के आकार को लेकर के प्रयास किया गया, श्वेत क्रांति चलाई गई, ऑपरेशन फ्लड चलाया गया, सहकारिता आंदोलन चलाए गए। ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं तत्कालीन समय में, ठीक है। विदेश नीति के संबंध में देखें तो विदेश नीति में हमें सबसे पहले अपने सहयोगियों को पहचानना था, क्योंकि हमने गुट निरपेक्ष विदेश नीति चुनी थी कि हम भैया किसी गुट में सम्मिलित नहीं होंगे। विश्व 2 धड़ों में विभाजित हो चुका था, कोई एक धड़ा चुनना था हमें, हमने कोई भी धड़ा नहीं चुना। यह अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था। अमेरिका उस समय दुश्मन देश बन करके उभरा था, है ना, पाकिस्तान का सहयोगी बन के उभरा था। तो गुट निरपेक्षता हमने चुनी, पड़ोसियों के साथ संबंध विकसित किए, परमाणु नीति हमने अपनी बनाई। लेकिन इसके बाद नेहरू की मृत्यु हो जाती है, और पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद जो है शास्त्री जी आते हैं। उस समय युद्ध भी चल रहा होता है, हरित क्रांति की लेकर खाद्य सुरक्षा को लेकर के भी काम किया जाता है। और इसके बाद तत्कालीन इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं, और फिर आपातकाल जो एक बड़ा मुद्दा रहा कि लोकतंत्र का ही दमन कर दिया गया। आपातकाल अपने आप में भारत के लिए एक काला स्वप्न है, जिसको जब कभी भी देखा जाएगा
देश के जनता को उठा उठा करके सबको काल कोठरी में डाल दिया गया, बोलना बंद, प्रेस मीडिया सब पे तालाबंदी कर दी गई। तो जो 2 साल आपातकाल के रहे अपने आप में बहुत घातक रहे। और उसी समय आपको पता होगा एक जयप्रकाश नारायण के द्वारा पूरा का पूरा आंदोलन चलाया गया था। इसी समय भूमि सुधार कानून जब फेल हो रहे थे तो पूरे देश में एक नए प्रकार की आंतरिक सुरक्षा की समस्या निकल के आई, नक्सल आंदोलन और माओवादी आंदोलन के तौर पे। देश में एक नक्सली बेल्ट डेवलप हो गई, पशुपति से लेकर के तिरुपति तक, नेपाल से लेकर के पूरा आंध्र प्रदेश तक, महाराष्ट्र तक एक बेल्ट डेवलप हो गई जिसको लाल गलियारा जानते हैं। ठीक है, तो नक्सलवाड़ी से ये समस्या का जन्म हुआ पश्चिम बंगाल से, लेकिन कालांतर में पहले तो ये लड़ाई आपकी जमींदारों और किसानों के बीच में थी, लेकिन कालांतर में एक पक्ष सरकार बन गया और दूसरा पक्ष जो है जो भूमिहीन लोग थे, जनजातीय लोग थे, और लोगों को बरगराना चालू किया गया और अब ये हिंसक रूप ले चुका है। भारत के लगभग 10 से ज्यादा राज्यों में फैल चुका है आंदोलन, तो कंडीशंस बहुत खराब हुई। इसी दौरान सांप्रदायिकता का मुद्दा भी उभरा। आपको पता होगा सिख विरोधी दंगे होते हैं देश में, ऑपरेशन ब्लू स्टार, फिर इंदिरा गांधी की मृत्यु, 1984 में दंगे होते हैं, और गुजरात में भी आपको उसी दौरान उसके जस्ट आगे आपको पता है कि अयोध्या विवाद सामने निकल के आता है 1992 में, और उसके बाद गोधरा कांड के बाद जो है वो 2002 की घटना है गोधरा कांड। लेकिन ये सांप्रदायिकता की एक कड़ी है। मुंबई में चाहे वो सीरियल ब्लास्ट की घटना रही हो, तो एटलीस्ट इंटरनल सिक्योरिटी एक बड़ी प्रॉब्लम बनती है इस देश में। यहां तक खालिस्तान की मांग, ये भी एक बड़ा मुद्दा निकल के आता है पंजाब क्षेत्र में। तो एटलीस्ट इस तरीके से क्षेत्रीय बहुत समस्याओं का जन्म होता है। और एक चीज आपको पता है कि आर्थिक असंतुलन का दृष्टिकोण भी देखने को मिलता है। कुछ राज्य तो बहुत अच्छे से डेवलप हो रहे थे, ग्रो हो रहे थे, खासकर पश्चिमी राज्य। कुछ राज्य ऐसे थे जो केवल गरीबी की पुट पे चले जाते जा रहे थे, गरीबी के दुष्चक्र में फंस चुके थे। तो आर्थिक असंतुलन और क्षेत्रवाद की समस्या ये देखने को मिल रही थी। लगातार कश्मीर का मुद्दा, उग्रवादी आंदोलन चलते ही रहे थे। कश्मीर में लगातार हिंदुओं का विस्थापन हो रहा था, वहां पे कश्मीरी पंडितों का विस्थापन किया गया, वो एक बड़ा मुद्दा रहा। पंजाब का मुद्दा उभर के आ रहा था। नागालैंड में स्वायत्तता की मांग चल रही थी। अलगाववादी आंदोलन मिजोरम और नागालैंड दोनों जगहों पे चल रहे थे। बाहरी लोगों के द्वारा जब 1971 में पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में बना, तो वहां से बहुत सारे लोग बांग्लादेशी शरणार्थी भारत चले आए। आज जो हमें सीए और एनआरसी का मुद्दा पूरा बना हुआ है। तो मतलब बहुत सारी समस्याएं थीं जो लगातार भारत के साथ जुड़ती चली गई। ठीक है, इसके बाद आपका राज्यों का पुनर्गठन जो किया गया, उसमें बाद में आपको पता है कि सिक्किम जब भारत में आया, चाइना ने उसका आरोप लगाया, है ना, और कालांतर में लगातार जो है राज्यों को लेकर के एक डिमांड क्रिएट हुई, और वो डिमांड चलते चलते आज वर्तमान में 28 राज्यों तक पहुंच गई, है ना। राज्य बनते रहे, भारत बनता रहा, टूटता रहा, विखंडित होता रहा। स्वरूप इसका निरंतर प्रगतिशील है, कह सकते हैं, है ना। कभी ये इसका स्वरूप बदल जाता है, कभी कुछ भी हो जाता है, तो स्वरूप ये पूरी तरीके से एक तरीके से प्रोग्रेसिव है। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव भारत के तौर पे हम इसको देख सकते हैं। इसके बाद जो है अभी यदि हम वर्तमान की बात करें, उससे पहले 1991 में आर्थिक संकट भारत के सामने निकल के आया, और वो आर्थिक संकट के परिणाम स्वरूप हमने पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी अपनी चेंज कर दी। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को लेकर के हम लेकर के चले आए। इसके बाद आपको पता होगा 1972 में इन्वायरमेंटल कॉज सामने आ गए इंटरनेशनल लेवल पे, और 1992 में रियो सम्मेलन हुआ था। उसके बाद पर्यावरणीय आंदोलन भारत में भी विभिन्न क्षेत्रों में होने लग गए। जंगलों को तेजी से काटा जाने लग गया। धीरे धीरे जो है आपकी जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो विकासात्मक कार्य हैं उनका विस्तार होने लग गया। सबका प्रधान संसाधन आपका संपत्ति और भूमि ही होता है, तो भूमि ज्यादा चाहिए, लैंड ज्यादा चाहिए, लेकिन उसके एवज में जिस तरीके से पर्यावरण को क्षति पहुंचाई गई, है ना। फिर आपने देखा चिपको आंदोलन चला था एक समय, चिपको आंदोलन, अपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये जितने भी आपके चले थे। साइलेंट वैली आंदोलन चलाया गया था, शांत घाटी आंदोलन आपका केरल वाले क्षेत्र में। मछुआरों का आंदोलन देखने को मिला। सामाजिक समस्याओं के तौर पे देखें, दलित आंदोलन देखने को मिला। मंडल कमीशन और फिर ओबीसी को आरक्षण का मुद्दा देखने को मिला। किसान आंदोलन लगातार देश में होते रहे। महिला आंदोलन लगातार देश में होते रहे। नागरिक लोकतांत्रिक आंदोलन लगातार होते रहे, चाहे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, चाहे जो भी हो। तो ये एक लगातार गति भारत की चलती ही रही, और दूसरी तरफ नीति नियंता भी अपना काम करते रहे। तो एक तरफ चुनौतियां, दूसरी तरफ समाधान में भी लगे रहे। आज भी वही हो रहा है। चुनौतियां एक तरफ हैं,
समाधान दूसरी तरफ चल रहा है। यही प्रक्रिया किसी भी देश को परफेक्ट बनाने की दिशा, विकासशील से विकसित देश की बनाने की दिशा में चलती रहती है। ठीक है, तो अभी भी हम कोई ऐसा तो ना है कि संपूर्णता को प्राप्त हो गए हैं। अभी भी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरी है, अभी भी प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, अभी भी हमारे यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा हो रही है, रोजगार बेरोजगारी की समस्या एक बड़ी समस्या बन गई है। और बेरोजगारी की समस्या का एक ही समाधान है, औद्योगिकरण। जब यहाँ पे औद्योगिकरण करेंगे, नए रोजगार सृजन होंगे। एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर, पूरे वर्ल्ड को लीड तब अभी आप कर सकते हो जब आप एक निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था बनाएं। अभी आयात आधारित अर्थव्यवस्था है, कंज्यूम बहुत हो रहा है, लेकिन पर्यावरण को भी साथ साथ ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये सारे बिंदु हैं जो भारत को लेकर के हम देख सकते हैं। तो मैं आप सभी को पहले क्या करूंगा, एक पूरा ग्लिम्स